हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि है प्रकाश की यानी सेकंड बुक, फिजिक्स की सेकंड बुक का पहली इकाई प्रकाश की के चैप्टर प्रकाश की जो प्रकाश इकाई के हिसाब से पढ़ेंगे। जितने भी होंगे सभी इकाइयों में जितने चैप्टर हैं उन सबके एक एक करके हम महत्वपूर्ण सूत्र करने वाले हैं, जो कि हम करेंगे पहले अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश के अपवर्तन। इसके सबसे पहले हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण सूत्र जिनसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, उन सबको आज हम जानेंगे, ठीक है। और फिर इनके बाद हम इनके न्यूमेरिकल यानी जितनी भी यहाँ पर जो आपको जो सूत्र दिख रहे हैं इन सब से हम एक एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाना आ जाएगा। और यूपी बोर्ड में अगर इनसे जो भी न्यूमेरिकल आते हैं तो आराम से फटाफट आप लगा दोगे। तो आज हम इन सब के सभी महत्वपूर्ण जितने भी होंगे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और एक एक करके इनकी छोटी जो भी बेसिक चीज़ होगी वो आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। चलिए, आज का पहला न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला होगा जो कि होगा m बराबर r/2 यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए सूत्र होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दर्पण वाले सवाल आते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं जिनमें कहीं आपको f नहीं दिया होगा, वक्रता त्रिज्या दी होगी, तब ये फॉर्मूला वहाँ पर लग जाता है और f निकाल कर इस पर रख कर इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ऐसे होगा m बराबर r/2 यानी f आपकी यहाँ पर हो जाती है, f हो जाती है फोकस दूरी। क्या हो जाती है? फोकस दूरी हो जाती है। और r क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या निकालनी होती है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए अगला न्यूमेरिकल जो सूत्र होगा न्यूमेरिकल के लिए जो होगा दर्पणों का सूत्र यानी गोलीय दर्पणों का सूत्र। सबसे इंपॉर्टेंट जो भी यही फॉर्मूला होगा, इससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनेंगे। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पर f हम पढ़ चुके फोकस दूरी होती है, v लेकिन होती है वस्तु की दूरी। क्या होती है? वस्तु की दूरी। और u होती है v होती है प्रतिबिंब की दूरी। v किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और u वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। और f पढ़ चुके फोकस दूरी होती है। कुछ कंडीशन होती है इनका जब फॉर्मूला लगता है तो देखो दर्पण हमने पढ़े, दर्पण कितनी प्रकार की होती है? दर्पण होते हैं दो प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो, अवतल और उत्तल। जब सवाल बनते हैं, देखिए जब भी आपसे कोई सवाल में न्यूमेरिकल बना हो और अवतल दर्पण की बात कर रहे हो तो तब दूरियां इसमें u, v और f सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ये बात ध्यान रखना है कि सभी दूरियों के मान जो होंगे वो कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे, माइनस में होंगे। क्यों होते हैं? एक बात होती है कि कोई भी दर्पण हो, दर्पण के सामने जितनी भी चीज़ होती है यानी इस साइड वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सभी क्या होती है? ऋणात्मक भाग होता है। इस साइड वाले सब क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। और इस साइड वाले क्या होते हैं? सब पीछे वाले जो दर्पण के पीछे जो भी दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं और सामने वाली दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। और अवतल दर्पण में क्या होता है? सभी सामने होते हैं यानी वस्तु भी सामने रखी होती है, प्रतिबिंब भी सामने बनता है और फोकस दूरी भी सामने आती है। तो इसमें सभी दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक हो जाती हैं। और उत्तल में केवल f और v क्या होते हैं? f और v होते हैं आपके धनात्मक यानी प्लस। केवल u क्या होता है? ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। क्यों होता है? क्योंकि दर्पण की भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश की जाए और परावर्तन क्या होता है? भीतरी मतलब परावर्तन क्या होता है? बाहरी पृष्ठ, अपवर्तन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है बाहरी पृष्ठ। तो यहाँ पर देखोगे कि वस्तु हमेशा रखी दर्पण के सामने, लेकिन उसके पीछे यानी f और v फोकस दूरी और वस्तु प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पर होगी? पीछे नापी जाती है, तब उसमें क्या होता है? ये धनात्मक होती है। तो इतनी बात ध्यान रखना है कि जब भी दर्पण को जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो दर्पणों को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा दर्पण बोल रहे हैं। अगर अवतल दर्पण बोल रहे हैं तो सभी दूरियों के मान किस में लिखेंगे? ऋणात्मक लिखेंगे। और अगर क्या बोल रहे हैं कि अगर उत्तल बोल रहे हैं तो केवल u माइनस में। और जो आप एक बात और ध्यान रखना कि हमेशा प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ जाए, कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनता है? अवतल में। उत्तल की बात करें तो कैसा होता है? आभासी।
कैसा बनता है, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब भी आपका माइनस में आंसर आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने उल्टा बन रहा होगा और कैसा होगा, वास्तविक। प्लस में आंसर आता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बन रहा हो, आभासी बन रहा हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है इसके लिए। चलिए तो अगला आगे बढ़ते हैं। अब होता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का सूत्र यहाँ पर देखिए कि m बराबर, यानी m आपका हो जाता है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ठीक है, और I यहाँ पर लिखी हुई है, I होती है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होगा। ठीक है, वो होती है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, और ये हम भी पढ़ चुके हैं, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, और ऋणात्मक चिन्ह इसमें साथ में रहेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि सब दोनों की अगर हमें ज़रूरत होगी कि m बराबर I बटे ओ फॉर्मूला एक है और m बराबर माइनस के v बटे यू, ये दोनों अलग अलग फार्मूला हैं। ठीक है, बराबर में लिखेंगे, जब भी बस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई देंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर दूरी की बात करेंगे तो रेखीय आवर्धन के लिए तो ये लगा देंगे, नीचे वाला लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अगला देखिए, अब होगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइन I बटे साइन R, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, एन के आई क्या हो, साइन आई बराबर आपतन कोण और यहाँ अपवर्तन कोण। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि एन वन एन टू लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा है कि यहाँ पर लिख दिया मैंने कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। जैसे सवाल बनेगा, क्वेश्चन आएगा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो अलग हो जाएगा फॉर्मूला, जहाँ पर आपको मान देंगे आपतन कोण का मान देंगे, अपवर्तन कोण का मान देंगे, तो आप ये फॉर्मूला रखकर आराम से निकाल लोगे अपवर्तन का, यानी अपवर्तन निकाल लोगे जो भी आपको दिया होगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसके लिए कि जो n1 n2 के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है। तो ये क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये यहाँ पर से लिखा है, देखो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का, तो माध्यम एक क्या है, जल, और माध्यम दो क्या है, कांच। तो एक के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है उसके लिए लिखना है नीचे, और जिसका पूछ रहे हैं उसके लिए ऊपर लिखना है। तो माध्यम एक के यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर लिख देंगे जल के लिए लिखते हैं W से, और कांच के लिए लिखते हैं G से। तो जिसके सापेक्ष पूछ रहे हैं उसको आगे लिखना है, यहाँ पर उसको जिसका निकालना है वो पीछे लिखना है। और फिर यहाँ की बात होगी तो किसका निकालना है, कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, जिसके सापेक्ष पूछ रहे हैं वो कहाँ होंगे, नीचे होंगे, और जिसका पूछ रहे हैं वो कहाँ पर लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल इसके 100% न्यूमेरिकल बनते हैं, और शानदार न्यूमेरिकल होते हैं, कुशल न्यूमेरिकल होते हैं। बस आपको बस पढ़ना होता है ध्यान से कि इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम लिखते कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, इसमें हो जाता है जल का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो पलट जाते, जी आगे आ जाता, W पीछे पहुँच जाता, और ये पलट जाते ऊपर। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, यानी ये फॉर्मूला आपका क्लियर है। ठीक है, इसको फिर हो गया। फिर यहाँ पर होगा देखिए n होगा माध्यम का अपवर्तनांक। n क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक, और c होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, v हो जाता है प्रकाश का वेग हो जाता है। तो आप लिख दोगे n हो जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, c हो जाती है चाल, वो हम पढ़ चुके हैं, वेग है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान आप खुद जानते हो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड इसका मान हो जाता है। ठीक है, ये इसका वेग हो जाता है, मात्रक के लिए लिखते हैं वेग, यानी v क्या है और चाल हो जाएगी, यानी प्रकाश का वेग हो जाएगा, प्रकाश का वेग हो जाता है। एक के लिए होगा, यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, इसके भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए अब होगा n1, यानी वही अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो साइन ये क्या होता है, n क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, और साइन c क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना, क्रांतिक कोण, ये भी हो सकता है फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे एक a और एक जी वाले जो पूछ जाएंगे, जल के सापेक्ष कांच के सापेक्ष, तो ये भी हल बता दूंगा, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और फिर देखोगा अगला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ए फॉर्मूला और रेखीय आवर्धन, ये 3-4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होंगे जिससे आपके न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड में बन सकते हैं। तो अब हम इसके बात करने वाले हैं इनके न्यूमेरिकल।
तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो।